मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है मानवता का नरक, नरसंहार के अक्षम्य पाप। हम मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों के बारे में बात कर रहे हैं। नरसंहार यह एक गंभीर विषय है, मुझे पता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें। न केवल संख्याएं, बल्कि क्यों, कैसे और स्थायी प्रभाव। मेरा नाम है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो ये है कि हम यहाँ किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने आए हैं जो कभी भी फिर से नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के पूरे समूहों के व्यवस्थित विनाश के बारे में बात कर रहे हैं। नरसंहार। अब आप सोच सकते हैं, ओह, मैं होलोकॉस्ट के बारे में जानता हूँ, और हाँ, यह इसे समझने का एक आधार है। लेकिन यह एकमात्र नहीं है। हमें रवांडा नरसंहार, अर्मेनियाई नरसंहार और अन्य को देखने की जरूरत है, ताकि पैटर्न, सामान्य सूत्र देख सकें जो इन भयानक घटनाओं को जन्म देते हैं। तो चलिए मूल बातों से शुरू करते हैं। नरसंहार क्या है? ये सिर्फ बहुत से लोगों को मारना नहीं है, यह इरादे के बारे में है। ये किसी समूह के जानबूझकर योजनाबद्ध विनाश के बारे में है, क्योंकि वे कौन हैं, उनकी जाति, उनकी जातीयता, उनका धर्म, उनकी राष्ट्रीयता। 1948 में अपनाए गए नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसे किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक के रूप में परिभाषित किया गया है। समूह के सदस्यों को मारना, समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, समूह पर जानबूझकर ऐसी जीवन स्थितियों को थोपना जो उसके पूरी तरह या आंशिक रूप से भौतिक विनाश का कारण बने, समूह के भीतर जन्मों को रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना, समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित करना। यही कानूनी परिभाषा है। लेकिन व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अमानवीयकरण। इसका मतलब है लोगों को वस्तुओं में बदलना, उन्हें लक्ष्य बनाना। इसका मतलब है हम बनाम वे मानसिकता को इतना चरम पर पहुंचाना कि हत्या न केवल संभव हो जाए बल्कि अपराधियों के दिमाग में आवश्यक भी हो जाए। आइए होलोकॉस्ट, शोआह पर एक नजर डालें। ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, और अच्छे कारण से। ये औद्योगिक पैमाने पर हत्या थी, एक पूरे लोगों को खत्म करने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन। होलोकॉस्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं। यूरोप में सदियों से चली आ रही यहूदी विरोधी भावना, धार्मिक पूर्वाग्रह, आर्थिक आक्रोश और बलि का बकरा बनाने से प्रेरित थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी एक टूटा हुआ राष्ट्र था, जिसे वर्साई की संधि द्वारा अपमानित किया गया था। अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने इसका फायदा उठाया और जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। उन्होंने झूठ और नफरत फैलाते हुए प्रचार शुरू किया। उन्होंने भेदभावपूर्ण कानून पारित किए, जिससे यहूदियों के अधिकार छीन लिए गए। फिर हिंसा हुई, क्रिस्टलनाचेट, टूटे हुए शीशे की रात, जहां आराधनालय जला दिए गए, व्यवसाय नष्ट कर दिए गए और यहूदियों पर सड़कों पर हमला किया गया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ नाजियों ने अंतिम समाधान की ओर कदम बढ़ाया, यूरोप में सभी यहूदियों का सफाया। उन्होंने ऑश्विट्ज बिर्केनौ जैसे मृत्यु शिविर बनाए, जहां लाखों लोगों को गैस से मारा गया, गोली मारी गई या मौत के घाट उतार दिया गया। 6 मिलियन यहूदी, लाखों अन्य रोमा, सिंती, LGBTQ जोड़ व्यक्ति, विकलांग लोग भी मारे गए। भयावहता का विशाल पैमाना लगभग समझ पाना असंभव है, लेकिन हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें इसका सामना करना होगा, क्योंकि होलोकॉस्ट के सबक सार्वभौमिक हैं। वे हमें अनियंत्रित घृणा के खतरों, मानवाधिकारों की नाजुकता और अन्याय के खिलाफ बोलने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। अब आइए अपना ध्यान रवांडा पर केंद्रित करें। 1994 में केवल 100 दिनों में अनुमानित 500,000 से 1 मिलियन लोगों का कत्लेआम किया गया था। रवांडा पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, जिसकी आबादी मुख्य रूप से हुतू और तुई के बीच विभाजित है। हुतू चरमपंथियों ने दुष्प्रचार फैलाया, तुई को दुश्मन के रूप में चित्रित किया, तिलचिट्टे के रूप में जिन्हें नष्ट करने की आवश्यकता थी। जब अप्रैल 1994 में रवांडा के राष्ट्रपति के विमान को मार गिराया गया, तो चरमपंथियों ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने तुई और उदारवादी हुतू को निशाना बनाते हुए हिंसा की लहर फैला दी। इंटराम्वे जैसे मिलिशिया घर घर जाकर किसी को भी मार डालते थे। पड़ोसी पड़ोसियों पर हमला करते थे, दोस्त दोस्तों पर। हिंसा क्रूर थी, अक्सर छुरे से की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। रवांडा में पहले से मौजूद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना काफी हद तक अप्रभावी थी। उनके पास कम लोग थे, कम पैसे थे, और उनके पास हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दुनिया ने रवांडा को विफल कर दिया।
यह निर्दोष लोगों की जान बचाने में विफल रही। नरसंहार तभी समाप्त हुआ जब तुई के नेतृत्व वाले विद्रोही समूह रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट ने देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद का नतीजा विनाशकारी था। रवांडा बिखर गया, एक आहत आबादी और उबरने के लिए एक लंबा रास्ता। लेकिन रवांडा ने सुलह और पुनर्निर्माण की दिशा में काम करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। अब हम अर्मेनियाई नरसंहार को नहीं भूल सकते, जो 20वीं सदी का पहला नरसंहार था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने व्यवस्थित रूप से अपनी अर्मेनियाई आबादी को खत्म कर दिया। अर्मेनियाई लोगों पर दुश्मन के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें निर्वासित कर दिया गया। उनका नरसंहार किया गया और रेगिस्तान में मौत के जुलूस निकालने के लिए मजबूर किया गया। अनुमान है कि 1.5 मिलियन अर्मेनियाई लोग मारे गए थे। तुर्की सरकार अभी भी इस बात से इनकार करती है कि अर्मेनियाई नरसंहार हुआ था, जो मान्यता और न्याय के लिए चल रहे संघर्ष की एक दर्दनाक याद दिलाता है। और भी बहुत कुछ है। कंबोडियन नरसंहार, बोस्नियाई नरसंहार, डारपुर नरसंहार, रोहिंग्या नरसंहार। सूची लंबी है, हर एक त्रासदी है, हर एक मानवीय क्रूरता की गहराई का प्रमाण है। तो हम इन सबसे क्या सीखते हैं? भविष्य में नरसंहारों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें चेतावनी के संकेतों को पहचानने की जरूरत है। अमानवीयकरण, दुष्प्रचार, राजनीतिक अस्थिरता, भेदभाव, ये सभी लाल झंडे हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, नफरत भरे भाषण और असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाने की। दूसरा, हमें अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अन्य न्यायाधिकरण नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, हमें बचे हुए लोगों का समर्थन करने की जरूरत है। वे नरसंहार के निशान लेकर चलते हैं और उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। चौथा, हमें खुद को और दूसरों को शिक्षित करने की जरूरत है। हमें नरसंहार के इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है, इसके कारणों और परिणामों को समझने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें याद रखने की जरूरत है। हमें पीड़ितों को याद करने, उनकी यादों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनकी पीड़ा व्यर्थ न जाए। क्योंकि नरसंहार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के बारे में है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर इंसान की जिंदगी को महत्व दिया जाता है, जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और जहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। यह महसूस करना आसान है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। हम खुद को शिक्षित कर सकते हैं, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो नरसंहार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम मूकदर्शक नहीं, बल्कि समर्थक बनना चुन सकते हैं। हम दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बनना चुन सकते हैं। क्योंकि सबसे अंधकार में समय में भी उम्मीद है। उम्मीद है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, कि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां नरसंहार एक भयावह याद से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।